कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी लगातार कर रही है और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी सीईसी की बैठक भी हुई। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी 15 सीईसी मेंबर्स मीटिंग में शामिल रहे। मीटिंग में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी में 27 सीटों पर चर्चा हुई। बी और सी कैटेगरी में 22 सीट और डी कैटेगरी में 5 सीट हैं। बी कैटेगरी जो कभी हारते कभी जीतते हैं, सी कैटेगरी जहां 2 बार से ज्यादा हारे हैं और डी कैटेगरी जहां कभी जीते ही नहीं। आमतौर पर चुनाव समिति की ये बैठक चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद होती है, लेकिन इस बार बीजेपी पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। दरअसल कल चुनावी मुद्दों पर हुई दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग के बाद दिल्ली में सीट बंटवारे पर विवाद गहरा गया है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं से बातचीत की, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा की ओर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बयान से सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बयान दिया कि कांग्रेस दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 महीने 7 सीटें हैं, ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अलका लांबा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खटास की खबरें सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी तो INDIA गठबंधन में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दोनों दलों में खटास बढ़ने के बाद खुद दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने सफाई दी। I have said as an इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए। मोदी कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर मोहर लगा दी है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को सिर्फ 5% ब्याज पर अब लोन मिलेगा। 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। साथ ही इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं। इस स्कीम के तहत शिल्पकारों को पहली किश्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और इसकी ब्याज दर 5% होगी। योजना के तहत बेसिक और एडवांस 2 प्रकार के स्किल कार्यक्रम होंगे। साथ ही स्किल ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थियों को 500 रुपए भी मिलेंगे। बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। 5 सालों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत वाली इस योजना से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाई समेत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बाद अब सियासत में एक बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब शरद पवार गुट इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगा, लेकिन शरद पवार के एक बयान के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया। महाराष्ट्र में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर शरद पवार ने विराम लगा दिया है। शरद पवार ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए अजीत पवार से हुई मुलाकात को पारिवारिक मुद्दा बताया। शरद पवार ने कहा कि 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली INDIA की मीटिंग में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे सरकारी आणि त्यांचे राज्यकर्ते देशातल्या सगळ्या समाजांच्यामध्ये एक वाक्यता ठेवण्यासाठी अपेक्षित होती।
इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा था कि इसी ऑफर के चलते अजीत और शरद की बैठक हो रही है। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन दंगा फसाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो हम बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे। दिग्विजय सिंह के मुताबिक बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग दंगों में शामिल होंगे या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि कर्नाटका चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से बजरंग दल को बैन किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का साफ वादा नहीं कर रही है। वहीं शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बजरंग दल देशभक्तों का संगठन है। बजरंग दल को दिग्विजय सिंह के रहमो करम की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कुदरत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 4 दिन से भारी बारिश की वजह से समर हिल, फागली और कृष्णा नगर लैंडस्लाइड से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बीते 3 दिन की बात करें तो यहां कम से कम 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बीते 4 दिन से भारी बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। पिछले 3 दिन में कम से कम 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के कृष्णा नगर का दौरा कर लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की। राज्यपाल ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा में सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा उसको हम रिलीफ कर करके उसको पूरा करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर और इंदौरा के बाढ़ में डूबे गांवों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने कहा कि बाढ़ और बारिश से राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। चंबा के चांजू नाले का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक युवक फंस गया। रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल के बाद अब बात उत्तराखंड की, जहां पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इस दौरान एक दिन में केवल 126 सड़कों को ही खोला जा सका है। वहीं रुद्रप्रयाग के महेश्वर घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 101 लोगों को पुल के जरिए रेस्क्यू किया गया। देहरादून के विकास नगर के लांघा इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ है। इस लैंडस्लाइड की वजह से 15 मकान बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। 5 से 6 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बरसात के इस मौसम में उत्तरकाशी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 80 गंगा घाटी में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उफनती नदी को पार कर रहे बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो भाई देखिए, एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने आप कहा है कि यदि 25 करोड़ हिंदू ही माथे पर तिलक लगाने लगे तो कोई भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकता। वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर कहा कि अब वक्त भागने का नहीं, जागने का है और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सभी सनातनियों को अपने सनातन चिन्ह धारण करने चाहिए। केवल 25 करोड़ हिंदू ही अपने माथे पर तिलक लगाकर चलना शुरू कर देंगे तो भारत में हिंदू राष्ट्र की तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी।
कि जिस दिन भारत के 125 करोड़ में माँ 25 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों में, बसों में, ट्रेनों में बैठ करके, डब्बों पर, दुकानों पर, अपने ऑफिस में, कार्यालय में, अपने व्यापार की गद्दी पर जिस दिन तिलक लगाकर बैठने लगेंगे मात्र 25 करोड़ हिंदू, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने का समर्थन किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगरा की जामा मस्जिद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ठाकुर जी का विग्रह जामा मस्जिद से बाहर निकाल कर लाएंगे।